अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू माइक्रोबायोलॉजी विद माही। मैं इस चैनल का स्टार्ट इस सब्जेक्ट से इस फील्ड से करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, जुड़ी हुई हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले वो है द बिगनिंग्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम बेसिकली दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन आ जाएगी और दूसरी चीज़ जो हमारे पास होगी वो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री आ जाएगी। इन दोनों टॉपिक्स में हम उन तमाम साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से माइक्रोबायोलॉजी के वर्ड से हमें अवेयरनेस मिली, हम अवेयर हुए, सॉरी। तो जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप है, जो फर्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप के बगैर माइक्रोब्स की दुनिया को जानना मुश्किल है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो एक स्पेक्टिकल मेकर था जो कि लेंसेज बनाता था। ज़कारियस जेंसन नाम था उसका। उसने क्या किया कि उसने दो कन्वेक्स लेंसेज को जोड़कर छोटी चीज़ों को उससे देखा और वो छोटी चीज़ें उसे बड़ी नज़र आने लगी। इससे एक कॉन्सेप्ट आया मैग्निफिकेशन का। और उस मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट में जब एवोल्यूशन हुई, जब साइंटिस्ट बाकी साइंटिस्ट को भी पता चला लेंसेज को यूज़ करके ऐसी चीज़ों को मैग्नीफाई किया जा सकता है, उनको उनके साइज़ से बड़ा देखा जा सकता है। तो कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि इटालियन फ्रांसिस्को स्टुलिटी और जियोवानी फेबर। उन्होंने टर्म यूज़ की माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये दो टर्म्स थी जो कि 1625 में दो साइंटिस्ट ने यूज़ की थी माइक्रोस्कोप के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ रही है, सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी, जो चीज़ सबसे छोटी थी वो सेल की थी, ठीक है। सेल को डिस्कवर करने वाला हमें पता है रॉबर्ट हुक था, जिसने पहली बार एडवांटेज लिया था मैग्नीफिकेशन एबिलिटीज़ का कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, और उसने डिटेल स्टडी की थी स्मॉल लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे। 1665 में उसने रॉयल सोसाइटी में के जर्नल माइक्रोग्राफिया में अपनी जो काम था उसको पब्लिश किया। वो अब उस काम में क्या था, उसने काफ़ी इंसेक्ट्स को और बाकी जो हमारे पास कुछ लिविंग मतलब स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको ऑब्ज़र्व किया। उनकी एनाटॉमी के हैंड ड्रॉन इलस्ट्रेशंस बताए बनाए, हाथ से बनाए, उनकी जो स्ट्रक्चर था, जो एनाटॉमी थी। और उसने दूसरा जो बड़ा काम किया वो था स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क, जहाँ पे उसने लिटिल बॉक्सेस देखे जिसको उसने नाम दिया ग्रेट मैनी लिटिल बॉक्सेस, जिसको उसने सेला का वर्ड दिया, जो कि अब आज की दुनिया में हम उसको सेल के नाम से जानते हैं। इस तरह हुई सेल की डिस्कवरी, सबसे छोटी चीज़। और हुक का जो एक इम्पॉर्टेंट काम ये था, एक जो उसने बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया था वो ये था कि उसने माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ड्रॉ किया था। उसके पास एक बुक थी, उस बुक का कवर शीप स्किन से बना हुआ था, उस शीप स्किन पे एक मोल्ड लगी हुई थी। उसने जब माइक्रोस्कोप में उस बुक कवर को देखा शीप स्किन से जो बना हुआ था, तो वहाँ पे उसको मोल्ड नज़र आई, और ये फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म था, जो कि फर्स्ट पर्सन था रॉबर्ट हुक जिसने इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म को अ, देखा था और डिस्क्राइब किया था और उसको ड्रॉ किया था। दूसरा जो साइंटिस्ट हमारे पास आ रहा है वो एंटनी वैन लीeuwenhoek है। इसको हम लोग आजकल में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। और बेसिकली ये एक दर्जी था हमारी ज़ुबान में अगर कहा जाए। तो ये लेंसेज को ऐसे यूज़ करता था कि ये कपड़ों की क्वालिटी को चेक करने के लिए लेंसेज को यूज़ करता था, और उसी दौरान ही इसने लिविंग ऑर्गेनिज़्म, जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज़्म माइक्रोब्स का जो एक दुनिया थी उससे इसका वास्ता पड़ा। और वो उसको देखता, लेंसेज में देखता और उनकी ड्राइंग्स बनाता, उनकी डिस्क्रिप्शंस बनाता और लेटर्स लिखता था रॉयल सोसाइटी को। रॉयल सोसाइटी वही पब्लिशर थी जो कि पहले रॉबर्ट हुक ने जहाँ पे अपना काम पब्लिश कराया था। फिर इन 1674 में क्या हुआ कि उसके एक लेटर में उसने काफ़ी लेटर्स लिखे थे वहाँ पे रॉयल सोसाइटी को। तो उन काफ़ी लेटर्स में से एक में उसने डिस्क्राइब किया था कि हंड्रेड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग एनिमल्स, उसने बहुत सारे छोटे लिविंग एनिमल्स देखे थे जिसको उसने नाम दिया था एनिमल क्यूल्स का, ठीक है। एनिमल क्यूज़ का नाम दिया था, और उसने जो है प्रोटोज़ोआ, यीस्ट, फंजाई और माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो थे उसकी स्ट्रक्चरल डिटेल को आउटलाइन किया था, ड्रॉ किया था। तो लेकिन ये हुआ कि लीeuwenhoek ने, क्योंकि वो ऐसा साइंटिस्ट नहीं था डायरेक्ट ना, वो नेचुरलिस्ट था, वो नेचर को ऑब्जर्व करता था। तो उसी हिसाब से उसने कभी किसी को इनवाइट नहीं किया कि आके उसके साथ काम किया जाए, ना उसने अपना काम किसी को कभी ऐसे दिखाया, लेंसेज बनाने का काम या लेंसेज यूज़ करने का काम। तो इन लेंसेज़ के बगैर जो नेचुरलिस्ट थे वो वापस इस ऑब्ज़र्वेशन को रिपीट नहीं कर सके, और जो लीeuwenhoek के रिज़ल्ट्स थे, जो लीeuwenhoek की ऑब्ज़र्वेशन थी उसको वेरीफ़ाई नहीं कर सके। तो लीeuwenhoek का काम वहीं पे रह गया।
काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी अर्सा गुज़रने के बाद एक्सपेरिमेंटेशन का काम शुरू हुआ। साइंस एक्सपेरिमेंट्स के बगैर कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले जो एक टर्म एक वो कहते हैं कि मसला आया, कि एक क्वेश्चन आया लोगों के माइंड में कि लाइफ जनरेट कैसे होती है। किसी साइंटिस्ट ने कहा कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, कि जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास वो नॉन लिविंग मैटर से आते हैं। ठीक है, वो नॉन लिविंग मैटर से आते हैं, लेकिन इसको आगे जाके कुछ साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया, और कुछ ने इसको नहीं किया। तो जो कॉमन पीपल थे, जो आम लोग थे, उनको तो ये उन्होंने तो ये आइडिया एम्ब्रेस कर लिया ना। उनको तो यही लगा कि जो है, जैसे उनके पास वो स्लाइम से देखते थे कि टोड्स का बनना, टोड्स हमारे पास एक किस्म के फ्रॉग्स होते हैं, कॉमन नेम होता है कुछ फ्रॉग्स का। तो उनके लिए ना, तो स्लाइम से वो पैदा होते थे, प्रोड्यूस्ड होते थे। अब उनको तो नहीं पता था कि उसके ऊपर जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लिविंग चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ये टोड्स जो हैं बनते हैं। और इस तरह से उनको मैगॉट्स का लगा कि व्हीट ग्रेन्स जो डिकम्पोज़ हो रहे थे, वो जो मर रहे थे, उनसे वहाँ से हमारे पास मैगॉट्स बने। मैगॉट्स हमारे पास एक कीड़े-मकोड़े होते हैं, वर्म लाइक क्रीम कलर के वर्म्स होते हैं, छोटे-छोटे। फिर कुछ टाइम बाद लेवन हुक ने जो है सजेस्ट किया कि जो मैगॉट्स हैं, वो व्हीट ग्रेन से अराइज़ नहीं होते। वो कैसे अराइज़ होते हैं, वो कैसे पैदा होते हैं? वो कहता है कि जो व्हीट ग्रेन है, उस पे मैंने कुछ अंडे देखे हैं, कुछ एग्स देखे हैं अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू, जिससे वो वर्म्स जो हैं वो वहाँ से अराइज़ होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये काफ़ी एक बात बन गई कि किसी ने कहा नहीं, ये तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है वो तो ठीक है। किसी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेवेनहुक उनमें से सबसे पहला था जिसने इसकी खिलाफ वर्जी की, जिसने इसको अपोज किया। तो ऑब्जर्वेशंस की एक सीरीज़ स्टार्ट हो गई, इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। और एक न्यू जनरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल नेचुरलिस्ट अरोज। एक अलग ही दुनिया स्टार्ट होगी कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट लगे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है वो ठीक है या नहीं। फिर लिवन हुक की डिस्क्रिप्शंस को देख के जो इटालियन हमारे पास साइंटिस्ट है, फ्रांसिस्को रेडी, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसकी एक्सपेरिमेंट क्या थी कि उसने 3 जार लिए। ठीक है, उसने 3 जार लिए और वहाँ पे उसने एक जार ओपन रखा, एक क्रॉक सील्ड था, और दूसरा उसने एक पेपर के थ्रू कवर कर लिया था उस कंटेनर को, और तीनों में उसने मीट रख दिया था। अब जो खाली जार था, वहाँ पे हमारे पास मक्खियाँ भी आ रही हैं, वहाँ पे हमारे पास दूसरे कीड़े-मकोड़े भी आ रहे हैं, जो वहाँ पे जाके अंडे दे रही हैं, और उनकी फॉर्मेशन ऑफ मैगॉट्स हो रही है इन मीट। वहाँ पे बन रहे हैं वो छोटे वर्म्स। और जो कॉर्क वाला सील्ड कंटेनर है, वहाँ पे कोई लाइफ नहीं हुई, कोई फॉर्मेशन ऑफ मैगॉट्स नहीं हुआ। और जो हमारे पास कवर्ड था, पेपर से कवर्ड था, वहाँ पे भी कोई फॉर्मेशन नहीं हुई मैगॉट्स की। ये 3 हमारे पास उसने दिखाए गए हैं उसके। ये फर्स्ट था जहाँ पे उसने ओपन रखा हुआ है, दूसरा उसका कॉर्क दिया, और तीसरा उसने पेपर दिया। तो इस तरह से ये तीनों एक्सपेरिमेंट उसने किए, और उसने प्रूव किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है वो सही नहीं है। बाद बाद जो साइंटिस्ट था जॉन नीडम, 1748 में इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसका कॉन्सेप्ट, इसकी थ्योरी क्या थी? इसकी थ्योरी ये थी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो रिज़ल्ट, जो उसमें छोटे माइक्रोब्स बन रहे हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, वो रिज़ल्ट है एक वाइटल फ़ोर्स का। और वो वाइटल फ़ोर्स कहाँ से आ रही है? वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म की डिकम्पोजिशन से आ रही है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म जब डिकेइंग में, मतलब डिकम्पोज हो रहे होते हैं, तो वो एक वाइटल फ़ोर्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। इसको प्रूव करने के लिए नीडम ने क्या किया कि बॉयल किया सेवरल ट्यूब्स ऑफ मटन ब्रॉथ एंड सील द ट्यूब्स विद कॉर्क्स। इसने क्या किया कि इसने मटन ब्रॉथ ली, ब्रॉथ मतलब लिक्विड होता है। इसने मटन के पीसेस करके उसको लिक्विड में डाल के उसको बॉयल किया, और ट्यूब्स में डाल के उसको बॉयल किया। उसके बाद उन ट्यूब्स को कॉर्क के थ्रू सील कर दिया, ताकि एयर कुछ भी अंदर ना जा सके। फिर कुछ दिनों के बाद जो है, नीडम ने वो ऑब्ज़र्व जब किया, तो उसने देखा कि वो जो उसके अंदर मटन का जो ब्रॉथ थी, वो बिल्कुल वो ग्रेवी टाइप बन गया था, उसमें ग्रेवी की तरह बन गया था। वहाँ पे उसको लाइफ नज़र आई, माइक्रोस्कोपियल एनिमल्स वहाँ पे उसको नज़र आए, मतलब छोटे-छोटे जानदार उसको वहाँ पे नज़र आए। तो इससे वो कन्विंस हो गया कि जो पुट्रेफैक्शन का जो प्रोसेस है, जो कि डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या डिकेइंग ऑफ एनी बॉडी का जो प्रोसेस है, वो एक वाइटल फोर्स जनरेट करती है, जो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए ज़रूरी होता है।
लेकिन लज़ारो जो हमारे पास था, स्प्लेंज़ानी एक साइंटिस्ट था इटली का, इटालियन साइंटिस्ट था, उसने चैलेंज किया नीडम्स के कंक्लूजन को और सजेस्ट किया, उसने कहा कि जो इसका ड्यूरेशन था हीटिंग का वो इतना इनफ नहीं था कि जो उसमें स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके, उसमें जो पहले से ज़िंदा ऑर्गेनिजम्स थे वो नहीं मरे थे, हीटिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं था। तो 1765 में उसने रिपीट किया नीदम के एक्सपेरिमेंट को। उसने क्या किया कि बॉयल किया ट्यूब्स को, पर उसने इसका फ़र्क सिर्फ इतना था कि इसने थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए बॉयल किया ट्यूब को और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उसने कुछ ट्यूब्स को ओपन टू एयर कर दिया और कुछ को लूजली कॉर्क के साथ लूजली बंद कर दिया। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद उसने जब ट्यूब्स ओपन की तो वहाँ पे स्वार्मिंग विद एनिमल क्यूल्स आ गया, मतलब कि थोड़े छोटे-छोटे एक ग्रेइश सा जो लिक्विड होता है वो, जहाँ पे छोटे-छोटे एनिमल्स होते हैं वो आ गया। और बट द स्टॉप्ड वन हैड मैनी फ्यूअर, जो उसने बिल्कुल लूज़ली बंद किया था उसमें बहुत कम ऐसे जानदार थे और जो सील्ड कंटेनर थे वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, वहाँ पे कोई ऐसी एनिमल्स की स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हुई हुई थी। स्प्लेंज़नी का जो प्रोक्लेम था, उसने कहा कि जो नंबर थी एनिमलक्यूल्स की वो डेवलप इज़ प्रोपोर्शनल टू द कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल एयर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल एयर के साथ। अब जितनी एयर बाहर से अंदर आती है उतनी ही जो है वो एनिमलक्यूल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ये स्पेलेंज़नी का जो है एक स्टेटमेंट था। पिनीदम और अदर ने इसको काउंटर किया कि नहीं भई, जो स्पेलेंज़नी है उसने वाइटल फ़ोर्स जो थी एक लाइफ़ की वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत ज़्यादा हीट दे दिया, एयर को बाहर निकाल दिया जो कि नेसेसरी है लाइफ़ के लिए। तो कहाँ से वो ज़िंदा रहते, जो वहाँ पे छोटे एनिमल्स बने थे वो कहाँ से ज़िंदा रहते। ये कंट्रोवर्सी चलती रही स्पॉन्टेनियस जनरेशन की मिड 80s तक। फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने एक कॉन्टेस्ट स्पॉन्सर किया कि जो भी इस एक्सपेरिमेंट को, इस थ्योरी को बेस्ट एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेगा उसी को हम लोग जो है कोई इनाम वगैरह रखा हो गया कुछ। फिर लुईस पास्चर ने जो है ये चैलेंज लिया, इसने कहा कि मैं प्रूव करता हूँ कि असल में क्या है। तो इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें जहाँ पे डिफरेंट मेथड्स इसने यूज़ किए। और इसका जो आइडिया था वो 1861 में इसने क्या किया कि ऑल्दो पास्चर्स एक्सपेरिमेंट जनरेटेड कंसिडरेबल डिबेट फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब इसके एक्सपेरिमेंट के बाद भी काफ़ी डिबेट होती रही, लेकिन उसका जो केयरफुली डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट मार्क थे वो आखिर में वो उसने क्लियर कर दिया। क्लैशेस जो थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन के वो उसने क्लियर कर दिया। पास्चर का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने क्या किया कि उसने उसकी जो थ्योरी हाइपोथेसिस थी लाइफ ओनली अराइज फ्रॉम अदर लाइफ, इसको सपोर्ट करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने पास्चर के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें ये डायग्राम देखनी पड़ेगी। यहाँ पे उसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उसने बिगिन किया स्टीराइल्ड ब्रॉथ से, जहाँ पे कोई अगर लिविंग थिंग उसमें मौजूद हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए बाय हीट। स्टीराइल ब्रॉथ 2 फ्लास्क में उसने लिए थे, उनमें से एक फ्लास्क को सील रखा उसने और एक को ओपन रखा। तो जो ओपन था वो एयर कॉन्टैक्ट के साथ था, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अपीयर हुए, और जो सील था वहाँ पे नो ऑर्गेनिज्म अपीयरेंस शो हुई। दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने थोड़े से चेंज फ्लास्क में किया जिसको स्वान फ्लास्क कहते हैं, स्वान नेक फ्लास्क कहते हैं। यहाँ पे इसने स्टेराइल ब्रॉथ ली, दोनों को जो है स्टेराइल ब्रॉथ ली और वहाँ पे उसकी यहाँ से नेक तोड़ दी। नेक तोड़ने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपीयर हुआ, और दूसरा जो उसने सीधा-सीधा रखा, ठीक है? उसकी नेक नहीं तोड़ी, उसकी जो स्वान नेक थी फ्लास्क की वो नहीं तोड़ी। जब नहीं तोड़ी तो जो डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हुए हुए थे वो सारे इसी नेक में ट्रैप हुए हुए थे। यहाँ से वो हवा तो इंटर हो रही थी लेकिन इसके अलावा और कुछ इंटर नहीं हो रहा था, ताकि वो जो एक पुराना कॉन्सेप्ट था जिस पे मतलब एक ऑब्जेक्शन आई थी कि एयर को ही बिल्कुल बंद कर दिया, जो कि लाइफ के लिए बहुत वाइटल चीज़ है। तो इसने क्या किया कि एयर तो इंटर होने ही दिया, बाकी इसने डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी इंटर नहीं होने दी, वो सारे यहाँ पे ट्रैप हो गया, तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ यहाँ पे शो नहीं हुई। इस तरह से लुईस पास्चर ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और प्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन के कॉन्सेप्ट को, कि लाइफ सिर्फ लाइफ से ही अराइज हो सकती है, ठीक है? लिव डिकिंग मैटर से नहीं आ सकता कुछ भी। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने कहा वो समझ आया होगा। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आया था आप कमेंट सेक्शन में अपने
में क्वेश्चंस लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको वहाँ पे सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूँ। बिल्कुल ये एक नया चैनल है जो कि मैंने स्टार्ट किया है। जर्नी में मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।